जी, वालेकुम अस्सलाम। आरफ़ा मुसर्रत आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आरफ़ा आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। अभी पूरे 6 बजे हैं, अभी वेट कर लेते हैं 4-5 मिनट। स्टूडेंट्स आ जाएँ फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। वालेकुम अस्सलाम।
6 students present in the 7. अच्छा जी, कौन कौन है जी प्रेजेंट? उनके साथ ना अपने रोल नंबर्स जो होते हैं ना वो मेंशन, सीरियल नंबर जो हैं वो मेंशन कर दिया करो। अभी जो आरफा है ये आरफा राहत है कि आरफा अशरफ है? आरफा राहत है, ठीक है। अच्छा जी, ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो हमारा न्यू लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, पहले आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च का इंट्रो पढ़ा था, आज उसकी कुछ टाइप्स हैं वो आज हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। Objectives: at the end of this presentation, students will be able to define research design, discuss the descriptive research design, describe the correlational research design, discuss the quasi-experimental design, explain the experimental design. Okay, what is research design? A research design is a blueprint for conducting a study. ठीक है, जो रिसर्च डिज़ाइन होता है वो एक प्लान होता है, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग अ स्टडी, रिसर्च स्टडी। ठीक है, कोई भी हम स्टडी को जब कंडक्ट करते हैं उससे पहले हम एक प्लान तैयार करते हैं कि हमने ये टेस्ट, ये ऐसे हमने स्टडी कंडक्ट करनी है। ठीक है, ये टेस्ट लगाना है, हमारा सैम्पल साइज ये होना चाहिए और क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा। ठीक है, तो हमने ये सब कुछ उसमें ऐड करना होता है, थोड़ा प्लान करना होता है बिफोर कंडक्टिंग अ स्टडी। ठीक है, तो ये होता है रिसर्च डिज़ाइन, जो कि हमें पता होना चाहिए। रिसर्च स्टार्ट करने से पहले, कंडक्ट करने से पहले हमने रिसर्च डिज़ाइन का पता होना चाहिए कि हमने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करना है। अच्छा जी, क्वांटिटेटिव की हम बात करेंगे सबसे पहले। 4 common types of quantitative research designs are included in this text. Number 1, descriptive. Number 2, correlational. Number 3, quasi-experimental. Number 4, experimental, जिसको true experimental भी कहते हैं। The type of quantitative research conducted is influenced by current knowledge of a research problem. When little knowledge is available, descriptive studies often are conducted. ठीक है, जब हमारे पास नॉलेज इतना हाई अमाउंट में नहीं है और हमने उसको स्मॉल स्केल पे स्टडी करना है, मीन्स के हमने सिर्फ डिस्क्रिप्शन देनी है, तब हम ये डिज़ाइन यूज़ करेंगे। एज द नॉलेज लेवल इंक्रीजेज, कोरिलेशनल, quasi-experimental and experimental studies are conducted.
Okay, descriptive research. Descriptive research is the exploration and description of phenomena in real life situations. It provides an accurate amount of characteristics of particular individuals, situations और groups. ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो सी होती है, ये एक एक्सप्लोरेशन और हम किसी भी फिनोमेना का जब हम एक्सप्लोर करते हैं या जब हम उसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है, इन द रियल लाइफ सिचुएशंस, या जैसा कि एक एग्जांपल है, हमने दो चीज़ों का, पहले तो हमने सिर्फ डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है और हमने उसको स्ट्रेटली परफेक्टली हमने सिर्फ उनको टिपिकल डिस्क्रिप्शन दे दी है उसकी, ठीक है, तो वो सिंपल डिस्क्रिप्टिव आ जाएगी। थोड़ी डिटेल्स आ गई हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। Descriptive studies are usually conducted with large number of subjects or study participants in natural settings with no manipulation of situation. हमने environment को change नहीं करना, ठीक है, manipulate नहीं करना, और natural setting में, ठीक है, और जो हमारे subjects यानी और study participants है वो large number पे होने चाहिए, ठीक है, 200-300 से above ही होने चाहिए। Through descriptive studies, researchers discover new meaning, describe what exists, determine the frequency with which something occurs, and categorize information in real-world settings. The outcomes of descriptive research include the identification and description of concepts, identification of possible relationship among concepts, and development of hypotheses that provide a basis for future क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है, यह बात आपको मैंने पहले भी बताया कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के जो आउटकम्स होते हैं ना, वो आइडेंटिफिकेशन और किसी भी कॉन्सेप्ट की आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन दे देनी है, ठीक है, और हाइपोथेसिस दे देंगे हम उससे रिलेटेड, ठीक है, एंड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर फ्यूचर क्वांटिटेटिव रिसर्च, और जो फ्यूचर क्वांटिटेटिव रिसर्चेस कंडक्ट होंगी हम उसके लिए बेस प्रोवाइड कर देते हैं अपने इस डिस्क्रिप्टिव स्टडी में, यानी कि जो फ्यूचर रिसर्चर हैं या जो रीडर्स हैं जिन्होंने आगे रिसर्च कंडक्ट करनी है वो हमारी इस डिस्क्रिप्टिव स्टडी से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, इसको अपना बेस आर्टिकल बना सकते हैं। अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ स्टडी designed to depict the participants in an accurate way. More simply put, descriptive research is all about describing people who take part in the study. No manipulation of variables is involved in descriptive design. हमने अपने वेरिएबल्स को एज इट इज रखना है, ठीक है, और उसमें से कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। जो हमारा इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा और जो डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट ही रहेगा, ठीक है, और ना हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में हम उसको बिल्कुल नहीं, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। There are three ways a researcher can go about doing a descriptive research design project, and they are observational, case study and survey, ठीक है। हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी प्रोजेक्ट में ये तीन चीज़ों से अपना कौन सा है वो डाटा ले सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट से, ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ कि ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल डिफाइंड एज मेथड ऑफ व्यूइंग एंड रिकॉर्डिंग द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, हम अपने पार्टिसिपेंट्स का डाटा ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट के थ्रू ले सकते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं कि हमारे नर्सेज हैं तो उनकी ये प्रैक्टिसेस हैं, और हम अपने ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट पे टिक करके उनके प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं कि अच्छा ये प्रैक्टिस उसकी ये प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड लिस्ट लेनी है हमने जो उसकी है ना चेकलिस्ट, WHO की या जो भी साइट है ऑथेंटिक, उनकी लिस्ट लेके उस पर हम टिक करते जाएंगे, जी ठीक है ये भी प्रैक्टिस है, ये भी प्रैक्टिस है, तो ये ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट के थ्रू पॉसिबल है। अच्छा जी, केस स्टडी क्या है? केस स्टडी जो होती है वो एक इन डेप्थ स्टडी होती है, ठीक है, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की, ठीक है, और सर्वे में क्या आएगा, सर्वे में वो जो ब्रीफ इंटरव्यूज आ जाएंगे या डिस्कशंस आ जाएगी विद एन इंडिविजुअल अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक।
Protection against bias is an descriptive design is achieved through conceptual and operational definition of variables, sample selection and sample size, valid and reliable instrument, and data collection procedures that might partially control the environment. Okay, types can descriptive research design की types. Typical descriptive design. A typical descriptive design is used to examine variables in a single sample. This descriptive design includes identifying the variables within a phenomenon of interest, measuring these variables and describing them. The description of the variables leads to an interpretation of the theoretical meaning of the findings and development of possible relationship and hypotheses that may guide future correlational or quasi-experimental studies. ठीक है, टिपिकल डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ हमने वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्शन ही देते जानी है, ठीक है, उसका हमने कोई रिलेशनशिप नहीं, ठीक है, रिलेशनशिप आप बेशक देख सकते हैं, बल्कि नहीं, इसमें हम रिलेशनशिप भी नहीं बताएंगे, हम इसमें बता देंगे कि पहले तो अपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद डबल आवाज आ रही है, हाँ, आपको मेरी आवाज की समझ नहीं आ रही है? 2-3 क्लासेस हो रही है ना अभी साथ साथ, तो इसलिए अच्छा चलें, आपको मेरी आवाज भी थोड़ा मैं ऊंचा बोल देती हूँ। अच्छा जी, टिपिकल डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको इसमें बताया है कि जो वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्शन है सिर्फ हमने वो देनी है। अच्छा, अभी आपको आवाज़ आ जाएगी, ठीक है, अभी थोड़ी देर क्लास में ब्रेक हुई है उनकी, तो मैं आपको जल्दी से पढ़ा दूँ। ओके, देखिए, इससे आपको नेक्स्ट में ये एक ना पिक्चर है जिसमें उन्होंने ये बताया कि वेरिएबल है, हमने वेरिएबल 1 की डिस्क्रिप्शन दे दी, हमने वेरिएबल 2 की डिस्क्रिप्शन दे दी, 3 की दे दी, 4 की दे दी, ठीक है। सबसे पहले एक फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट दिया है, उसके बाद ये 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, चारों की हमने डिस्क्रिप्शन दे दी है, और उसके बाद हमने इंटरप्रेट कर लिया है, ठीक है, कि मैंने 4 स्टेटमेंट्स दे दी कि इसका ये मतलब होता है, इसका हम इस तरह से मीनिंग लेते हैं, इसका इस तरह से। उसके बाद हमने उसको इंटरप्रेट कर दिया सिंपली, और एक अपना हाइपोथेसिस बता दिया, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा जी, अब ये चीज़ हमने दे दी, लेकिन नेक्स्ट हम जा रहे हैं कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। वो था टिपिकल डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया हमने। कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन में हम क्या करेंगे? A comparative descriptive design is used to describe variables and examine differences in variables in 2 or more groups that occur naturally in a setting. यानी कि हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ये कंपैरेटिव स्टडी होती है जिसमें हमने 2 चीज़ों का कंपैरिजन करना है, दोनों के डिफरेंसेस बता देने हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ लिखा है कि एग्जामिन डिफरेंसेस इन वेरिएबल्स इन 2 और मोर ग्रुप्स। हम 2 ग्रुप्स बना देंगे, या 2 हॉस्पिटल्स की 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ले लेते हैं, ठीक है, तो हम दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे। उसकी देनी हमने डिस्क्रिप्शन ही है, लेकिन हम दोनों को 2 ग्रुप्स बना के दोनों के डिफरेंसेस वहाँ एक्सप्लेन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ठीक है। तो ये होती है कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को ले लें और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को ले लें, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक बहुत वास्ट जोन सा है, उसमें डिफरेंट फील्ड्स और ये, ठीक है। अब हम दोनों के कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, तो वो जो स्टडी होगी वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कुछ बताएंगे, कुछ इसकी स्पेशलिटीज बताएंगे, तो वो कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन में आते हैं। ओके, अ कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन compares descriptive data obtained from different groups which might have been formed using gender, age, educational level, medical diagnosis, or severity of illness.
अच्छा जी, ये वैसे उन्होंने जिस तरह वो मैंने लास्ट एक पिक्चर दिखाई इसी तरह ये कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिजाइन किया है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ डिस्क्राइब किया, यहाँ भी डिस्क्राइब किया, ठीक है। फिर इन दोनों का कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स ऑन सेलेक्ट वेरिएबल्स, ठीक है। जो हम वेरिएबल जो सा उनका एक सेलेक्ट कर लेंगे कि हमने इस चीज में इनकी कंपेयर कर लेना है, ठीक है। इसकी कोई ना कोई एक करेक्टरिस्टिक या वेरिएबल ले लेना है जो हमने इसमें ग्रुप में भी देखना है और इस ग्रुप में भी देखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम इंटरप्रेट कर देंगे दोनों का कंपैरिजन करके और उसके बाद हम हाइपोथेसिस डेवलप कर देंगे, ठीक है। कोरिलेशनल रिसर्च क्या होगी? Correlational research involves the systematic investigation of relationships between or among variables. When conducting this type of study, researchers measured selected variables in a sample and then used correlational statistics to determine the relationship among the study variables. ठीक है, कोरिलेशनल रिसर्च में क्या होगा, दो चीजों का हम आपस में रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। और कोरिलेशनल, बेटा आप किस कूले लाला क्या पूछ रही हो, किसकी एग्जांपल पूछ रही हो आप? कोरिलेशनल की। कोरिलेशनल रिसर्च इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग वेरिएबल्स, यानी कि हम दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप देख रहे हैं। एक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, स्मोकिंग और लंग कैंसर को ले लो, ठीक है। एक सिंपल है, तो उन दोनों का रिलेशनशिप देखना है, तो उसमें कोरिलेशन देख रहे हैं ना हम कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नहीं, रिलेशनशिप नेगेटिव है या है ही नहीं रिलेशनशिप, ठीक है। हम तीन चीजें देखते होते हैं इसमें। इसी का पूछ रही हो, कोरिलेशन रिसर्च का पूछ रही हो या किसका पूछ रही हो आप? इसकी मैंने आपको बताई है, कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिजाइन की मैंने आपको बताई है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ले लो, ठीक है, या यहाँ एक मैंने दिया हुआ जेंडर, एज, एजुकेशनल लेवल, मेडिकल डायग्नोसिस और सेवेरिटी ऑफ इलनेस, ठीक है। इनमें से सिर्फ आप देख लो, जेंडर को देख लो, एक चीज को ले लो भी, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि ये डिजीज मेल्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। मैं उसकी लास्ट में कंक्लूड ऐसे करूंगी कि देखें, दो जेंडर्स में मैं चीज दो ग्रुप्स बना लिए, एक मेल को ले लिया, एक फीमेल्स को ले लिया ग्रुप में, ठीक है। डिफरेंट दो ग्रुप्स थे जिसमें मैंने चलो 100 फीमेल्स ले ली और 100 मेल्स ले लिए। उसके बाद मैंने क्या किया जी कि मैंने एक डिजीज ले ली, मैं ये कहूंगी कि ये स्मोकिंग ले ली या लंग कैंसर को ले लो, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि ये मेल्स में ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फिर मैं कहूंगी कि ये मेल्स में ज्यादा है, और क्यों ज्यादा है, क्योंकि मेल्स स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। अब दो ग्रुप्स बने थे हमारे, ठीक है, ये कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिजाइन था, ठीक है। हमने कंपैरिजन भी करना है और देनी डिस्क्रिप्शन ही है, हमने कोई इंटरवेंशन अप्लाई नहीं करना उन पे, ठीक है। हमने उसको उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे होता है, और अपने लिटरेचर से उसको प्रूव कर दिया कि इस रिसर्च में ये कहा गया था, इस रिसर्च में ये कहा गया था कि लंग कैंसर जो सा है वो मैन में ज्यादा है, और मैन में रेशो उसकी ज्यादा है, इसलिए क्योंकि वो स्मोकिंग उनमें ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन हो गया जेंडर पे, ठीक है। ये जहां मैं विच माइट हैव बीन फॉर्म्ड यूजिंग जेंडर। एज की बात करेंगे तो हम किसी और चीज को एज पे ले लेंगे। एजुकेशनल लेवल पे बात करेंगे तो मैं कहूंगी कि एनीमिया इन लोगों में ज्यादा था जो कम एजुकेटेड थी, ठीक है। जो हाईली एजुकेटेड वुमेन थी, प्रेग्नेंट वुमेन, उनमें एनीमिया नहीं पाया गया या उनमें वो रेशो कम थी, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हो रहा है कि हाईली एजुकेशनल लेवल देख लिया मैंने, हाई और लो का, ठीक है। अंडरस्टैंड कुले लाला, समझ आ गई बेटा? हाँ, वी विल डिस्क्रिप्टिव इन द कंपैरेटिव वे, बिल्कुल हमने डिस्क्रिप्शन देनी है लेकिन कंपैरेटिव वे में, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड बेटा? क्या समझ आ गई? ओके, हम जा रहे थे कोरिलेशनल की तरफ, ठीक है। कोरिलेशनल जो सा है वो आपको बता रही थी कि रिलेशनशिप देखना है बिटवीन और अमंग वेरिएबल्स,
When conducting this type of study, researchers measure selected variables in a sample and then use correlational statistics to determine the relationships among the study variables. अच्छा जी, अब आपको मैं बता रही थी कि हम लंग कैंसर और स्मोकिंग को ले रहे हैं तो वो कोरिलेशनल स्टडी आ गई, ठीक है। दोनों का रिलेशनशिप, दो वेरिएबल्स का जब हम आपस का रिलेशनशिप चेक करेंगे तो वो जो हम डिज़ाइन यूज़ करेंगे होता है कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन. Using correlational analysis, the researcher is able to determine the degree or strength and type of a relationship between two variables. The strength of a relationship varies, ranging from -1 नेगेटिव जोन सा आता है, ठीक है, ये नेगेटिव कोरिलेशन को शो करता है. ये आप चीज़ें देख लें बेटा कि जो ये -1 है ना, ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और जो पॉजिटिव +1 जो है ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करता है. और जब 0 आ जाता है, ठीक है, तो ये इंडिकेटिंग नो रिलेशनशिप. ये जब आप एनालिसिस करते हैं ना, कोरिलेशनल टेस्ट लगाते हैं, पियर्सन कोरिलेशनल टेस्ट होता है एक ना, जब आप SPSS यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा इसका. तब हम जब अपना रिजल्ट्स निकालते हैं, डेटा पुट करते हैं और उसके बाद हम अपने रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं, तो जब ये वैल्यूज आती है ना, -1 कभी उससे इसके करीब करीब होगी माइनस में, तो वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, प्लस की तरफ है तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरफ जा रही है. और जब 0 ही आ जाएगी, 0.00 ऐसे आएगी ना, तो वो नो रिलेशनशिप को शो करेगी, ठीक है. अच्छा जी, ये चीज़ आ गया है कि देयर आर 3 पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ अ कोरिलेशनल स्टडी, अ पॉजिटिव कोरिलेशन, अ नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन. एक और चीज़ आपको डायग्राम से मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट आगे बताऊँगी अगली स्लाइड पे, कि अ पॉजिटिव रिलेशनशिप इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल्स वेरी टुगेदर, ठीक है, वेरी टुगेदर, दैट इज बोथ वेरिएबल्स इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर. A positive relationship indicates the variables vary together, that is, both variables increase or decrease together. For example, research has shown that more people smoke, the more lung damage they experience. ठीक है, यानी कि जो चीज़ हम एक देख रहे हैं कि अगर मेल्स या कोई भी हम एक ग्रुप लेते हैं, ठीक है, वो स्मोकिंग उनमें ज़्यादा है, तो द मोर लंग डैमेज ज़्यादा होगा द एक्सपीरियंस. A negative relationship indicates the variables vary in opposite directions. ठीक है, कि अगर ये चीज़ स्मोकिंग ज़्यादा हो रही है तो वो चीज़ कम होगी, लंग डैमेज. ये इसका मतलब होगा कि नेगेटिव रिलेशनशिप है. Thus as one variable increases. अच्छा, अजान हो रही है बेटा, 5-10 मिनट की ब्रेक करो ज़रा, अजान सुन लो.
अच्छा जी, अज़ान मुकम्मल हो गई है जी। अच्छा जी, क्या पूछ रहे हैं आप? अलीला का क्या क्वेश्चन है? कोरिलेशन रिलेशनशिप में एक वर्ड आता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड वीक पॉजिटिव और नेगेटिव, वो बता दे। हाँ बेटा, वही बताऊंगी आगे। वो भी मैं बताती हूँ आगे स्लाइड्स में भी, और मैं आपको वैसे भी अच्छी तरह समझा देती हूँ। A negative relationship indicates that the variables vary in opposite directions, thus as one variable increases, the other will decrease. इसका मतलब होता है कि नेगेटिव रिलेशनशिप। अदीला, जो आप पूछ रही हो कि वीक या पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो सा होता है, वो ऐसे होता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ उस दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, ठीक है, विद सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो उसको हम लीनियर रिलेशनशिप कहेंगे या पॉजिटिव रिलेशनशिप कहेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप कहेंगे। और अगर एक वेरिएबल हाई हो रहा है और दूसरा लो की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वो होता है नेगेटिव, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, नेगेटिव रिलेशनशिप इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल्स वेरी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है, एक ज्यादा हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। thus as one variable increases the other will decrease. For example, researcher has shown as the number of smoking pack years, number of years smoked times the number of packs smoked per day अच्छा increases, ठीक है। स्मोकिंग अगर ज्यादा हो रही है तो पीपल्स लाइफ स्पैन जो से यूजुअली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर स्मोकिंग जो सी है वो ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो पीपल्स लाइफ स्पेन यूजुअली डिक्रीज हो रहा है, डिमोन्स्ट्रेटिंग अ नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब उनकी लाइफ स्पेन का और स्मोकिंग का, अगर हम लोग, ये दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, हम इस टाइम डिजीज के साथ नहीं कर रहे हैं, उनके लोगों का जो लाइफ स्पेन है ना, जो उनकी जिंदगी की एक वो है टाइम पीरियड, जो स्पैन है, ठीक है, उसको हम अगर देखेंगे और स्मोकिंग को देखेंगे तो ये नेगेटिव जाएंगे, ठीक है। इसलिए कि स्मोकिंग ज्यादा होगी तो लाइफ स्पेन कम होगा, इन दोनों का नेगेटिव रिलेशनशिप आएगा। ओके, ऐसा नहीं कि हम उसका नो नो रिलेशनशिप नहीं कर सकते, हम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं यहाँ, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है। अदीला, आपको समझ आ रही है? आपने मुझसे पूछा है तो। अच्छा, अब यहाँ देखें आप पॉजिटिव कोरिलेशन जो आप बात कर रही हैं अदीला, ये देखें, अब ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, अगर ये सेम एक लीनियर में आ रहे हैं ना, एक लीनियर यानी कि एक साइड पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये अगर ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं ना, ये वेरिएबल्स को देख कर रहे हैं इस टाइम शो, ठीक है। जब आप एनालिसिस करते हैं ना तो इस तरह ये एस पे करते हैं तो इस तरह एक डायग्राम सी आ जाती है आपके पास। वो टेस्ट लगा लेंगे आप, जब टेस्ट लगा लेंगे तो एक डायग्राम सामने खुल जाएगी, ठीक है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिससे ये सारा कुछ खुद ब खुद बन के सामने आ जाता है जब आप डाटा पुट करते हो तो। हाँ जी, अगर स्मोकिंग कम है तो लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि दोनों का नेगेटिव आ रहा है ना, एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा ज़्यादा हो रहा है, दूसरा ज़्यादा हो रहा है तो पहला वाला कम हो रहा है, तो दोनों का नेगेटिव रिलेशनशिप। यहाँ देखें, यहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है, ठीक है। अगर ये देखें, ये प्लस में है ना, पॉजिटिव में है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर ये देखें, ये सारा इसमें ये लीनियर नहीं है अरेंजमेंट इसका, ठीक है, ये सारे बिखरे हुए हैं, ठीक है, तो ये इसका नो कोरिलेशन आ रहा है। अगर ये इस साइड पे आएंगे, नीचे आएंगे, ठीक है, तो उसमें आएगा नेगेटिव कोरिलेशन, माइनस में आ रहा है ना, ये देखें नेगेटिव माइनस 0.4। बेटा, ये थोड़ी बहुत चीजें आपको करनी पड़ेंगी, सिस्टम का शोर आ रहा है, मैं अब क्या कर सकती हूँ इसके लिए, ठीक है। आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? कहाँ चली गई जो मेरे से क्वेश्चन कर रही थी और अब वो रिप्लाई नहीं कर रही है? अदीला, तुम्हें समझ आई है? एक क्वेश्चन करके फिर उसके बाद भूल जाती हो, इधर उधर चले जाते हो। समझ आई है मैंने जो बताया है आपको?
The strength of the relationship is measure of how consistently the values of each variable change in relation to each other. Graphically, the stronger the relationship, the closer the data points will fall along a line. ठीक है, अच्छा जी, ग्राफिकली द स्ट्रोंगर द रिलेशनशिप द क्लोजर द डाटा पॉइंट्स। ये वही बात कर रहे हैं कि अगर हम ग्राफिकली देखें, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में बताया था कि अगर डाटा पॉइंट्स जो से हैं वो क्लोज होंगे, ठीक है, ये देखें ये क्लोज है ना, तो इट मीन्स कि इनका कोई रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। क्लोजर द डाटा पॉइंट्स विल फॉल अलोंग अ लाइन एज सीन इन द एग्जांपल बिलो। अब ये एक और एग्जांपल वो है, ग्राफ है, ये देखें। अब यहाँ क्या है, ये इतनी लीनियर अरेंजमेंट है कि ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को शो कर रही है, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ थोड़ा ये डाटा पॉइंट्स जो से हैं थोड़े थोड़े गैप से हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करेंगे। और इसी तरह डाटा पॉइंट्स जैसे जैसे उनका जो फॉर होते जाएंगे वो वीक पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करेंगे, यहाँ तक कि ये बहुत ही डिस्टर्ब सा डाटा पॉइंट्स इन्होंने यहाँ दिए हुए हैं, तो वो नो कोरिलेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं दोनों, ठीक है, ये लीनियर अरेंजमेंट थी, अब यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो वीक नेगेटिव कोरिलेशन है। इसी तरह यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, और इस तरह यहाँ जैसे डाटा पॉइंट्स क्लोज होते जाएंगे वो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को शो करेंगे। स्टूडेंट समझ आ रही है आपको इस कोरिलेशन की? ठीक है, ये स्ट्रेंथ उन्होंने बताई है, स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप इज मेजर ऑफ हाउ कंसिस्टेंटली द वैल्यूज ऑफ ईच वेरिएबल चेंज इन रिलेशन टू ईच अदर। अब आपने ग्राफिकली भी देख लिया है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो सा होगा जहां डेटा पॉइंट्स क्लोजर होंगे, ठीक है। बस ये 2-3 मिनट में अजान मुकम्मल हो जाए, जरा ये आप उतनी देर तक इस पिक्चर की तरफ देखें, जरा स्केल जो दिया। हाँ जी, देखिए इसको, ये जो चीज मैंने आपको बताई थी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, या हाँ ये वही है। अब -1.0 से 0 के दरमियान, ठीक है, ये नो रिलेशनशिप वाला है 0, इसके दरमियान जो चीज आएगी वो है नेगेटिव कोरिलेशन की, और अगर इस 0 से +1 की तरफ जाएगी, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ, ये वीक और स्ट्रॉन्ग का है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर प्लस, ये देखिए आपने एक ऐसा स्केल है, ठीक है, ग्राफिकली जो मैंने आपको बताया वो आपको ग्राफ्स ऐसे बने बिल्कुल ऐसे तैयार मिलेंगे, जब आप अपना डाटा पुट करेंगे और एनालाइज करेंगे अपना रिजल्ट तो आपको वैसे ग्राफ सामने आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये एक स्केल आपको वैसे समझाने के लिए दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब यहाँ -1 से 0 की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। और अभी 0 से +1 की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन। ये वाला अब ये वाली आप रहने देना 2-3 स्लाइड्स, ठीक है, ये आपका उसका नहीं है, करिकुलम में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल ना करना आप लोग, सिर्फ आपने कोरिलेशन करना है, और कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन्स की टाइप आप छोड़ देना, ठीक है। हाँ, ये आप लोग ना करना। हाँ ठीक है, वो 3-4 स्लाइड्स आप मिस कर देना, जो आप मुझे पीपीटी जो मैं आपको दूंगी ना
वो मैं आपको वही वाली दूंगी जो आपने पूरी करनी होगी, ठीक है। ये 3-4 स्लाइड्स मिस कर दूंगी मैं। अच्छा जी, अब ये हम पढ़ रहे, पहले हमने पढ़ा है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में हमने उसकी टाइप्स पढ़ी आगे, टिपिकल डिस्क्रिप्टिव और कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, कोरिलेशनल पढ़ा है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कॉज एक्सपेरिमेंटल। The purpose of cause experimental research is to examine causal relationship or determine the effect of one variable on another. Thus, these studies involve implementing a treatment or intervention and examining the effect of this intervention using selected methods of measurements. अच्छा, ये आपको मैं वैसे समझा रही हूँ, आप ये डेफिनेशन याद कर लेना, इजी तरीके से समझाती हूँ, ठीक है। अजान मुझे जरा एक मिनट। अच्छा जी, हम कॉज एक्सपेरिमेंटल कर रहे थे, इसमें ये करना है कि हमने एक इंटरवेंशन करनी है, ठीक है, और हमने उसके इफेक्ट देख लेने हैं उस इंटरवेंशन पे, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि हम एक एज अ इंटरवेंशन हम लोगों को कोई एजुकेशनल इंटरवेंशन को ले लेते हैं, ठीक है। हम उनको कोई एजुकेशन देंगे अपनी कम्युनिटी को या अपनी नर्सिस में देख लेंगे, ठीक है। अपनी नर्सिस में हम किसी चीज़ से भी रिलेटेड, किसी स्किल से रिलेटेड उनको हम इंटरवेंशन देंगे, उनको सिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे, सारा कुछ, ठीक है। और उसके बाद लेक्चर्स, वर्कशॉप अरेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगी इंटरवेंशन। और बाद में हम पोस्ट, पहले प्री टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। प्री टेस्ट में हम देख लेंगे कि उनका नॉलेज कितना है, ठीक है। और उसके बाद हम वर्कशॉप अरेंज कर लेंगे, वो हमारी होगी इंटरवेंशन। हम उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि आपने ये प्रैक्टिस ऐसे नहीं, ऐसे करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पोस्ट टेस्ट लेंगे, ठीक है। अब हम उस पोस्ट टेस्ट में हम देखेंगे कि क्या हमारी जो इंटरवेंशन है उसका पॉजिटिव इफेक्ट आया कि नहीं आया, ठीक है। उनका नॉलेज इंक्रीज हुआ है या उनकी प्रैक्टिसेस पहले से इम्प्रूव हुई हैं। हमने अपने कॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये करना है। अच्छा जी, in nursing research, a treatment is an intervention implemented by researchers to improve the outcomes of clinical practice, ठीक है, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई। For example, a treatment of a swimming exercise program might be implemented to improve the balance and muscle strength of older women with osteoarthritis, ठीक है। ये इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि स्विमिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। और वो किया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम उन वुमेन पे, ओल्डर वुमेन्स पे, ठीक है, जो कि ओस्टियोआर्थराइटिस की पेशेंट्स हैं, और हमने उनकी बैलेंस और मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है, ठीक है। और हम नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो एक्सरसाइज प्रोग्राम है, और बाद में हमने उन देखना है कि क्या उनकी मसल स्ट्रेंथ या उनका बैलेंस जो सा है वो इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये थी हमारी कॉज एक्सपेरिमेंटल। Cause experimental studies differ from experimental studies by the level of control achieved by the researcher. अब जो cause experimental है, हमने वो जो हमारे वेरिएबल्स है हमने उस पर फुली कंट्रोल रखना है, ठीक है। हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ओके। हम अपने जो इंटरवेंशन दे रहे हैं या जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको हमने अंडर कंट्रोल करना है, हम उनको मैनिपुलेट नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज एन अब हम एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉज एक्सपेरिमेंटल रिपीट करते हैं, आपको समझ नहीं आई है, मैंने कितना अभी बाकियों को समझ आई है कि बाकी को भी नहीं आई समझ? बुरे वाला कॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये है कि सबसे पहले हमने उनको, कोई भी हमने, हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, हमने सबसे पहले उनका प्री टेस्ट लिया इंटरवेंशन से पहले, ठीक है। हमने देख लिया उनमें क्या नॉलेज है, उनके प्रैक्टिसेस कैसी हैं, पुअर प्रैक्टिसेस थी उनकी, उनमें नॉलेज कम था। तो उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने बाद में एक इंटरवेंशन दी,
जो कि थी एक वर्कशॉप, ठीक है। मैंने अपनी वर्कशॉप अरेंज की जी, उसमें मैंने बताया कि आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, वेंटिलेटर, ठीक है। तो मैंने उस वर्कशॉप में वेंटिलेटर से रिलेटेड सब चीज़ें बता दी, वेंटिलेटर की सेटिंग्स कैसे आपने करनी है और अपने उन पेशेंट्स में सक्शनिंग कैसे करनी है, उनकी एयरवेज को कैसे मेंटेन करना है, उनकी रूटीन केयर कैसे करनी है। उसके बाद मैं उनको ना सिर्फ उस वर्कशॉप में बताऊंगी बल्कि मैं उनको एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी कि ये प्रैक्टिस ऐसे करनी है, वेंटिलेटर की सेटिंग ऐसे करनी है। ये सारी सेटिंग मैंने कर दी, ठीक है। अब मैंने उनको वर्कशॉप भी कर दी के दिखा दी, डिमॉन्स्ट्रेट भी करके दिखा दिया। अब ये एक इंटरवेंशन होगी पूरी, ठीक है। अब मैं इस इंटरवेंशन के बाद उनका पोस्ट वही टेस्ट पहले जो मैंने उनको प्री टेस्ट दिया ना, अब मैं वही पोस्ट टेस्ट लूंगी, ठीक है। आपका डिस्कनेक्ट हुआ था, अब देखो बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, उनको मैं दोबारा से वो सारा बता रही हूँ। ऐसे नहीं, आप अलग से मेरे से पूछ लो, ठीक है। अभी पूरा लेक्चर खत्म करना है मैंने, थोड़ी सी रह गई स्लाइड इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसी लेक्चर में। अच्छा, ठीक है। फिर पोस्ट टेस्ट जो था वो ले लिया, तो वो इंटरवेंशन के बाद हमने उसके रिजल्ट्स देख लिए, ठीक है। अब देखना है कि क्या उनके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आई है या उनकी प्रैक्टिसेस पहले से बेहतर हुई हैं, ये चीज़ देखनी है हमने, ठीक है। और यही स्टडी है क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल, ओके। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहे हैं जिसको हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल भी कहेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज एन, अब वो ज़रूरी नहीं होता अदीला, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल में आप पूछ रहे हो ना कि कंपैरिजन ग्रुप होगा या नहीं, इसमें ज़रूरी नहीं होता। वो रिसर्चर की अपनी मर्जी होती है कि आपने कंपैरेटिव स्टडी करनी है या आपने एक ही ग्रुप रखना है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं उसमें हम, हाँ ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये होता है कि हमने ना डिफरेंट होता है कि एक को मैं कंट्रोल ग्रुप बना लूँगी और एक ग्रुप को मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना लूँगी, ठीक है। हर एक में ज़रूरी नहीं होता, ये रिसर्चर की मर्जी होती है। फिर मैं एक ग्रुप को जो सा इंटरवेंशन दूंगी और दूसरे ग्रुप को, कंट्रोल ग्रुप को इंटरवेंशन नहीं दूंगी और उनके वैसे रिजल्ट फिर मैं देखूंगी कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जो इंटरवेंशन दी, क्या उनके रिजल्ट्स बेहतर आए हैं, क्या मेरी रिसर्च का फ़ायदा हुआ है या उन जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी वैसे रिजल्ट्स दिए हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन होता है, लेकिन हर एक में हम कंपैरिजन नहीं करते। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल में हम एक ग्रुप को भी रख के वो रिसर्च कर सकते हैं, सिंगल ग्रुप पे भी, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज एन ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, highly controlled investigations conducted for the purpose of predicting and controlling phenomena in nursing practice। अच्छा देखिए, हमें जब हम कॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं या डिस्क्रिप्टिव या इधर उधर जो भी, तो उसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। कभी तो वो नहीं करते हैं लेकिन कभी वो अफेक्ट करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हाईली कंट्रोल्ड रिसर्च होती है। इसमें हमने वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करना, ठीक है। जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहने देनी है, क्योंकि ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल होती है। इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी कैजुअलिटी बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज एग्जामिन्ड अंडर हाईली कंट्रोल्ड कंडीशंस, ठीक है। अब दोनों के जो सा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं उसको हमने कंट्रोल्ड कंडीशंस पे एग्जामिन करना है। अच्छा जी, अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। द फोर मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आर द फॉलोइंग: कंट्रोल्ड मैनिपुलेशन ऑफ एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि कंट्रोल्ड मैनिपुलेशन, ठीक है, हमने इस रिसर्चर जो सा है वो इसमें फुली कंट्रोल्ड होता है कि उसने कोई चीज़ मैनिपुलेट नहीं करनी है और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो हैं इसमें
उसको अफेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल लें तो कोई लेबोरेटरी में कोई हमने कोई मेडिसिन ही टेस्ट करनी है, ठीक है, तो उसमें भी हमने बहुत सेंसिटिव स्टडी होती है ये वाली, ठीक है, तो उसमें हमने बहुत केयरफुली ये रिसर्च करनी होती है और ये हाई लेवल स्टडी होती है। एक्सपोजर of some of the subjects to the treatment experimental group and no exposure of the remaining subjects. अच्छा, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो सा होगा ना उसमें हमने एक्सपोजर देना होता है जो भी हमने इंटरवेंशन देनी है, और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स यानी कि जो कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको हमने इंटरवेंशन नहीं देनी, ठीक है। 2 ग्रुप्स होंगे इसमें भी, और यही उसने बताया कि एक्सपोजर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स टू द ट्रीटमेंट एंड नो एक्सपोजर ऑफ द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने जो इंटरवेंशन है वो दे दी और कंट्रोल ग्रुप को हमने कोई इंटरवेंशन नहीं देनी, नो एक्सपोजर ऑफ रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। अच्छा जी, रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू द कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। ये आपने रैंडम उसकी सिलेक्शन कर ली सब्जेक्ट्स की, ठीक है। हमारे पास जैसे कि एक मेरी क्लास है, ठीक है, तो मैं कह दूंगी कि अच्छा मैंने ये अपना कंट्रोल ग्रुप बनाना है और ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। कैन एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट, इसमें वो उस कॉज एंड इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। जो हम कॉज एंड इफेक्ट स्टडीज करते हैं ना ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है, ठीक है, कि क्या इस चीज से इसको इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये आगे बताया कि रैंडम सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड द conduct of the study in a laboratory or research facility strengthen control in an experiment. The degree of control achieved in experimental studies varies according to the population studied, variables examined, and environment of the study. ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो से है ना इसके बारे में भी एक और पीपीटी भी होगी, वो भी मैं आपको उसकी डिटेल्स थोड़ी सी बताऊंगी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। और आप लोग क्या इन पीपीटीज के साथ बुक को भी पढ़ रहे हो कि नहीं? कोई बच्चा बुक पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? 4 मिनट्स रह गए, मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। अच्छा जी,
ठीक है, ये जो पीपीटी है मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, ग्रुप में। और आप लोगों ने बुक भी साथ साथ पढ़ते रहनी है, उसमें भी एक्सपेरिमेंटल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव सारे डिजाइन उनसे हैं, उसकी टाइप्स अच्छे से दी हुई है, ठीक है। तो साथ साथ बुक को भी पढ़ना है, सिर्फ एक पीपीटी पे नहीं रहना आप लोगों ने, ठीक है। और जब मैं टेस्ट दूंगी या जो भी आपके मैंने ग्रैंड टेस्ट लेने हैं तो वो आपको बुक से मैं करूंगी तैयार, ठीक है। इसीलिए बुक को भी साथ देखें। और जो मर्जी बुक पढ़ सकते हैं साथ साथ, एक बुक मैं आपको बाउंड नहीं करी कि सिर्फ नैन्सी पढ़नी है या बीटी पढ़नी है। आप जो मर्जी, जो आपके पास बुक है, चीज अच्छी सही होनी चाहिए, ठीक है, करिकुलम के मुताबिक। चलिए ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।